हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का दूसरा टेस्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके डीएलएड प्रवेश परीक्षा है ना 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरे इन तक देखिएगा, इस क्लास को अच्छे से करिएगा आप लोग, ठीक ना। और दोस्तों अगर आप लोग प्रत्येक क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं, प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो आप लोग सबसे पहले तो क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है संस्कार लर्निंग। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और दोस्तों वहाँ पे ही जो भी यूट्यूब की क्लासेज होगी उसका पीडीएफ आपको यहीं पे दिया जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, क्योंकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों साइंस का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। देखिए दोस्तों पहला सवाल कहता है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है तब, मतलब किसी भी वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी है जो एक समान कब रहेगा दोस्तों, है ना। वेलोसिटी को एकदम फिक्स करना है, कांस्टेंट करना है यानी समरूप करना है, तो क्या कंडीशन होगा। ऑप्शन नंबर ए है वेग का फिक्स मान नियत रहे, वेग सिर्फ दिशा नियत हो और वेग का मान दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो देखिए दोस्तों वेग समरूप तभी कहलाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों ही कांस्टेंट होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित हो, ठीक ना। वेग ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेग समरूप कब कहलाएगा, वेग का मान यानी वेग की वैल्यू और वेग का डायरेक्शन यानी दिशा दोनों ही कांस्टेंट हो यानी अपरिवर्तित रहे, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में एक और सवाल बन जाता है दोस्तों, है ना, वेग का वीमा यानी डायमेंशन क्या होता है, एल टी के पावर -1 होता है, ठीक ना। ये भी सवाल आप लोग के एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए समरूप वेग का एक ग्राफ होता है दोस्तों, है ना। वेग जो जब भी समरूप होगा तो इसका एक ग्राफ होता है। तो ये हमारा एक्स और वाई रहता है ना। तो इसके बीच से क्या होता है दोस्तों, एक सरल रेखा होती है, यही हमारा क्या है दोस्तों, ग्राफ है। इधर आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट होगा और इधर आपका दोस्तों टाइम होगा। क्यों सर, क्योंकि आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम यानी विस्थापन बटा में समय हमारा क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक ना। तो ये इसका वैल्यू होता है समरूप वेग का। कभी कभी आपसे एग्जाम में चित्र भी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। चलिए अच्छा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा कहता है दोस्तों मांसपेशियों के दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण। देखिए मांसपेशी जब दर्द करता है दोस्तों तो कौन सा रे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी रे, एक्स रे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए मांसपेशिया में जो दर्द के उपचार के लिए होता है दोस्तों इंफ्रारेड होता है। क्या होता है, इंफ्रारेड, है ना। ये एक किरण है दोस्तों, इसी के द्वारा क्या होता है हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाने के कारण मांसपेशिया में दर्द, अकड़न, खिंचाव और तनाव जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है ना, गंभीर समस्या होती है। तो उसको ये क्या करता है दोस्तों, उसको ये लोग रिलीज करता है, वहाँ से जो जम जाता है ना उसको रिलीज करता है, जिसके कारण दर्द का उपचार होता है, ठीक है। अब बाकी और भी चीज़ें बताते दोस्तों। ये एक्सरे का यूज दोस्तों चिकित्सा में होता है, हड्डियों की जांच में, है ना, जासूसी में भी होता है। और यूवी रे का दोस्तों कीमती पत्थर की जांच में होता है। जैसे कीमती पत्थर कौन है, तो ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वैगनी रे यानी पराबैंगनी किरण, ठीक ना, ध्यान रहेगा। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे, बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो दोस्तों एक बार बात करते हैं इंफ्रारेड जो होता है, ये हम लोग जनरली यूज भी करते हैं। इंफ्रारेड जो होता है इसका जनरली यूज करते हैं, रिमोट में देखते होंगे बॉल लगा होता है, एक टीवी के सामने बॉल लगा होता है। तो ये इसी किरण के कारण टीवी का और टीवी का रिमोट काम करता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक ना। अगर कुहासा है वहाँ पे फोटो खींचना है सर क्लियर, तो इसी रे का इस्तेमाल करके हम लोग फोटो खींचते हैं। देखिए आपके एग्जाम में सवाल कहीं ना कहीं से मिक्स करके आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आ गया, ये देखिए कहता है दोस्तों फलियां अत्यधिक पौष्टिक होता है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। जो फलियां आप लोग खिलाते हैं बच्चा लोग को उसमें क्या मौजूद होता है, फैट यानी वसा, प्रोटीन, ऑयल यानी कि तेल, स्टार्च। तो देखिए दोस्तों जो फलियां होता है उसमें अत्यधिक मात्रा में मालूम है प्रोटीन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है दोस्तों, प्रोटीन मौजूद होता है। तो ध्यान रहे प्रोटीन, और यह जो फलियां जो बनता है दोस्तों यह
लेगुमिनस कुल का एक पौधा होता है, उससे बनाया जाता है। ठीक है, लेगुमिनस कुल का एक पौधा होता है। ठीक है, हाँ हाँ, फलिया जो होता है, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, फलिया को बियर्स कहते हैं, फलिया को हम लोग बियर्स कहते हैं। ठीक ना, और इस बियर्स का दोस्तों को सुपर फूड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर भरे पड़े रहते हैं एकदम, है ना, प्रोटीन और फाइबर जो होता है वो भरल पड़ल रहता है। ठीक है, और यह बच्चा को दिया जाता है, छोटा छोटा बच्चा होता है ना, क्योंकि उसका बॉडी का विकास करना है, मानसिक विकास करना है। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग उसको संतुलित भोजन देते हैं बच्चा लोग को, है ना। चलिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन होता है। जब आप लोग लोहा हुआ टूट जाता है तो वेल्डिंग करवाया जाता है ना, तो वेल्डिंग करवाने के लिए कौन सा हाइड्रोकार्बन का यूज़ करते हैं? इथाइन, इथीन, एथेन, बेंजीन। हाँ जी, तो मालूम है किसका? एसिटिलीन। ठीक ना, एसिटिलीन या कहिए आप लोग एथाइन कहिए। ठीक ना, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों C2H2 होता है, और इसी हाइड्रोकार्बन का यूज़ दोस्तों वेल्डिंग मशीन में किया जाता है। ठीक ना, एक और नाम याद रखेंगे क्या दोस्तों? एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन ध्यान रखेंगे, इसका यूज होता है। कभी कभी एथाइन नहीं देगा, कभी कभी एसिटिलीन देगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है दोस्तों शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या होता है? गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, गैस ऑक्सीजन, गैस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है जमा हुआ पानी। शुष्क बर्फ क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो शुष्क बर्फ है वह एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ठोस सॉलिड क्या है दोस्तों? सॉलिड में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ठोस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक एटॉमिक प्रेशर, यानी कि एक एटॉमिक प्रेशर का मतलब एक एटीएम जब भी प्रेशर दिया जाता है, ठीक ना, प्रेशर से कम दाब होने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है दोस्तों? लिक्विड यानी गैस से क्या होता है दोस्तों? वह क्या होता है? सॉलिड का रूप ले लेता है, और यही क्या हो जाता है? शुष्क बर्फ कहलाता है। एक एटीएम से कम जैसे ही प्रेशर हो गया, जैसे ही कम दाब उसको मिला, वो क्या हो जाएगा? सॉलिड में चेंज होने लगेगा। और जब वैसे प्रेशर और वैसे टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं, जो कि परिवर्तन करता है अवस्था में। अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे तो अभी प्रेशर पे बताया जा रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर पे कर रहा है तो उस अवस्था को, उस जो टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है, अवस्था चेंज कर रहा है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, इस तरीके का, तो उसको हम लोग गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। ठीक ना, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है धनात्मक त्वरण का अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है। वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग इसकी होता है ना, और वस्तु का वेग 0 होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, धनात्मक त्वरण का क्या मतलब होता है? तो देखिए दोस्तों, धनात्मक त्वरण का मतलब होता है कि वस्तु का वेग जो है वह बढ़ रहा है। अब ऋणात्मक का मतलब होता है वस्तु का वेग घट रहा है, और 0 का मतलब वेग तो रुका हुआ है, वस्तु रुका हुआ है। वस्तु अगर 0 हो जाता है यानी कि त्वरण में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है, यानी वेग क्या है दोस्तों? एक समान रूप से चल रहा है ना, एक समान रूप से। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है। वेग में परिवर्तन होना ये त्वरण का काम होता है। जैसे कभी भी आप लोग देखते होंगे, रोड पे चलते देखे होंगे प्रैक्टिकली, कोई बाइक वाला है, आगे से बाइक वाला क्या होता है? स्पीड नॉर्मल चला रहा है, ठीक है, नॉर्मल चला रहा है। अब क्या होता है, सामने लड़की दिख गई, एकदम ब्यूटीफुल हॉट सी लड़की दिख गई उसको। अब क्या करेगा, वहाँ से अभी 50 चल रहा था, 2100 के स्पीड चलने लगता है। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? देखिए अभी जस्ट 1 सेकेंड पहले वो कितना का स्पीड चल रहा था सर? 20 कितना का स्पीड चल रहा होगा? 50 का, मान के चलो 50 का चल रहा होगा। जैसे लड़कियां दिखा, इम्प्रेस लगता है ना कि मुझे पूरी आई लव यू बोल देगा, उसी चल जाएगा कितना पे? 100 पे चल, जस्ट सेकंड नहीं भी नहीं लगेगा। तो ये जो सेकंड भी नहीं लगा और 100 हो गया, यही तो आपका त्वरण है, यही तो आपका त्वरण। अभी 50 सेकंड भी नहीं लगा, 100 हो गया, यही आपका त्वरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा था। चलिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बल की भौतिक अनिर्भरता परिणाम है। बल की भौतिक अनिर्भरता परिणाम क्या होता है दोस्तों? तो यह होता है न्यूटन का प्रथम गति नियम। भौतिक रूप से कोई भी निर्भरता नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा गति के प्रथम नियम का। गति का प्रथम नियम क्या क्या कहता है दोस्तों?
यानी न्यूटन का प्रथम नियम कहिए, चाहे गति का प्रथम नियम कहिए, जड़त्व की परिभाषा बताता है, बल की परिभाषा बताता है और शून्य त्वरण की अवस्था पता लगता है। 3 चीज़ ये बताता है। पहला जड़त्व की परिभाषा, बल की परिभाषा यानी जड़त्व का नियम है ना, बल की परिभाषा बताता है, ठीक ना। और सेकंड नियम जो होता है ना वो भौतिक फार्मूला बताता है, सेकंड नियम। और तृतीय नियम तो सबको पता है सर। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपके सामने है। कहता है दोस्तों, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुँचने पर घट जाती है? समझ में आ रहा है? पादप यानी पेड़ का जो हार्मोन है ना, किस पादप का हार्मोन, किस पादप हार्मोन की सांद्रता, यानी मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये इसका जड़ है, तो यहाँ पे टॉप फ्लोर पे इसकी सांद्रता बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही जड़ के पास आना स्टार्ट किया वो कम होता गया। वो कौन सा हार्मोन होता है? तो ध्यान रहे दोस्तों, ऑक्सीन जो होता है वो हार्मोन शीर्ष पर अधिक होगा लेकिन जड़ तक कम होगा। जिब्रेलिन जो होता है दोस्तों, यह वृद्धि में कायम आता है। यह किसके लिए? पौधे की वृद्धि में, पादप वृद्धि में यह हार्मोन कहा जाता है, इसको पादप वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? टोड, कबूतर, बिल्ली, कछुआ। हाँ जी, तो याद रखिए दोस्तों, जो टोड है ना यह दोनों में आता है, ठीक ना। इसका शरीर क्या है दोस्तों, जल में भी अच्छा है और थल में भी अच्छा है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। कछुआ ज़्यादा समय के लिए पानी में नहीं रहता है सर, कछुआ ज़्यादा समय के लिए पानी में नहीं रहता, वो तुरंत निकल जाता है, लेकिन टोड एक ऐसा जीव है जो कि पानी में भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि ले जाया जाए। एक पिंड का भार कब बढ़ेगा और कहाँ पे बढ़ेगा सर? पृथ्वी के केंद्र पर तो शून्य होता है, सबसे पहली बात, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। पर्वत के शिखर पर, ध्रुव से भूमध्य रेखा पर या भूमध्य रेखा से ध्रुव पर। तो ये पिंड का भार यानी कि भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वेट बराबर जो फॉर्मूला होता है m/g होता है, यानी मास गुने त्वरण, है ना, मास गुने त्वरण। जी का वैल्यू कहाँ अधिक होता है? मास तो किसी वस्तु का तो मास तो फिक्स रहेगा, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है? जी पर। यानी जी का वैल्यू बढ़ेगा वेट बढ़ेगा, जी का वैल्यू घटेगा वेट घटेगा। तो देखिए जी का वैल्यू जो होता है केंद्र पर 0 होता है, तो ये वेट ही पूरा 0 कर देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर भूमध्य रेखा पर से ध्रुव की ओर जाते हैं तो वह बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना। ध्रुव पर सबसे मैक्सिमम होता है सर, ये आपको पढ़ाया गया होगा। जी का वैल्यू ध्रुव पर यानी पोल पर सबसे अधिक होता है। चलिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और ये पिलाग्रा जो रोग होता है विटामिन B3 के कमी से होता है। विटामिन B3 यानी कि इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल होता है, ठीक है। और बेरी ये विटामिन B1 यानी दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन के कमी के कारण विटामिन B1 होता है, बेरी रोग होता है B1 के कारण, B3 के कारण पिलाग्रा रोग होता है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। दृष्टिहीनता यानी रतौंधी, इसको हम लोग कह सकते हैं एक तरह से, है ना, रात में नहीं दिखाता है दृष्टिहीनता, ये विटामिन ए की कमी से होता है ना, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। चल ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 नंबर सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं दोस्तों, करवाहट के लिए मानव जीव जो है दोस्तों का संवेदनशील क्षेत्र है। यानी हम लोग देखते हैं किसी भी चीज़ को खाते हैं तो हमको कड़वा कहाँ पर फील होता है? जीभ के अंदर कड़वा कहाँ पे फील होता है? नोक पर। देखिए जीभ का एक फोटो बना रहे हैं हम। जीभ कुछ इस तरीके का होता है ना जी, ये कुछ इस तरीके का नहीं होता, आगे से थोड़ा सा ये ऐसे होता है। यानी ये जो नोक वाला भाग है दोस्तों, है ना, ये नोक होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है ना, थोड़ा थोड़ा गैप के, ये प्राशर्व जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे बैक, यानी कि देखिए दोस्तों 3 तरीके में हो गया। पश्च वाला में करवाहट का पता लगता है कि कोई काढ़ा है, काढ़ा जैसे पीते दवा कड़वा है सर। और मीठा, रसगुल्ला खाते तो आगे से पता लगता है कि मीठा है।
तीता साइड से पता लगता है कि वह चीज़ तीता है, ठीक है। साइड से आपको पता लगेगा कि तीता है, आगे से मीठा, साइड से तीता, पीछे से कड़वा, और बीच में जो होता है दोस्तों खट्टा का पता लगता है ना। तीता या खट्टा एक ही होगा ना, तीता या खट्टा। तीता या खट्टा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल। और जीव हमारा क्या मदद करता है दोस्तों, भोजन को निगलने में, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डिटर्जेंट लवण है। आप लोग जो डिटर्जेंट यानी सरफ जिसको हम लोग कहते हैं ना, उसको डिटर्जेंट कहते हैं रासायनिक भाषा में। तो उसका वो जो होता है दोस्तों वो क्या है, कार्बनिक अम्ल है, सल्फोनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल एवं सल्फोनिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे कार्बनिक होना चाहिए, ठीक है, कार्बनिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सल्फोनिक अम्ल है, ठीक है। यह जो होता है यह देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो सल्फोनिक अम्ल होगा। डिटर्जेंट जो है यह सल्फोनिक अम्ल है, और यह जो मिक्सर है दोस्तों वह एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, यानी सोडियम और पोटेशियम का लवण है। डायरेक्ट कहें, अगर हम लोग डायरेक्ट कहें दोस्तों तो डिटर्जेंट जो है वह सोडियम और पोटेशियम का, है ना, पोटेशियम का दोस्तों यह लवण है, ठीक है, पोटेशियम का लवण है। अगला सवाल ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ना, नाम वाला। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो हरा मटर होता है दोस्तों उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर जो होगा दोस्तों, है ना, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पाइसम स्टाइवाम, है ना। पाइसम स्टाइवाम दोस्तों हरे मटर का वैज्ञानिक नाम कहा जाता है, ठीक है। चलिए तब अगला बढ़ते हैं। और जियामेज जो रासायनिक नाम है, जियामेज, है ना, ये मक्का को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मक्का यानी कि भुट्टा, है ना, भुट्टा आप लोग जानते हैं ना, उसी को कहते हैं सर, ठीक है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना, ट्रिटिकम एस्टिवन जो है दोस्तों यह किसका नाम है, तो याद रखिएगा यह गेहूं का नाम है, ठीक ना। गेहूं का भी रासायनिक नाम ध्यान रखिए, साइड में याद रखिए थोड़ा बहुत। चलिए इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, है ना, कहता है स्ट्रोप्टोमाइसिन है एक। स्ट्रोप्टोमाइसिन क्या है, निश्चेतक दवा है, एंटीपायरेटिक दवा है, एंटीबायोटिक दवा है, या शामक दवा है। तो ये जो स्ट्रोप्टोमाइसिन है, स्ट्रोप्टोमाइसिन जो है दोस्तों यह क्या है मालूम है आप सभी को, यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक, ठीक ना, प्रतिरोधी है, प्रतिरोधी दवा है सर, ठीक है। और ये एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बुखार वाला, है ना, एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल वगैरह हो गया, ठीक ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 सवाल थे जो आपके टेस्ट 2 में रखा गया है। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।